ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एज़ यूजुअल। हम जानते हैं और हम बताते रहते हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। ठीक है, मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12th कैपेसिटर का। सूरज सुबह निकलता है, शाम में ढल जाता है। ठीक है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढल जाता है। लोग जगते हैं, अपने अपने काम को जाते हैं, शाम ढले अपने अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। तो वो एक रूटीन है उसका। सूरज का निकलना सुबह में पूरब से ईस्ट से निकलता है और शाम को पश्चिम में डूब जाता है। उसके निकलने और डूबने में वो अपने रूटीन को फॉलो करता है। जिन्हें सुबह निकल के अपने ज़िंदगी को बनाना होता है वो उसी सुबह उठ के अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, और शाम ढले भी मेहनत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ज़िंदगी को बनाना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत नहीं करते। सूरज इसी तरह से निकलता है, ढल जाता है, सबको रोशनी देता है और गर्मी देता है, मगर जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं उस रोशनी से, उस गर्मी से फ़ायदा उठाते हैं। मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको इसका महसूस नहीं करते कि ये सुबह शाम क्यों हो रहा है। ऐसे ही मैं हर दिन एक पंच लाइन आपको सुनाता हूँ कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता है, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। सुन के वो तो हो जाएंगे, पर ये चीज़ें अगर आपने वीडियो देख लिया एक दो बार तो सारी ज़िंदगी ये सेंटेंस गूंजती रहेगी। जब ज़िंदगी के उस पहलू में पहुँचेंगे, जब अपने आप को महसूस करेंगे कि हमने कल क्या किया है और क्या पाया है हमने ज़िंदगी से। ठीक है, तो ये पंच लाइन आपको बहुत पीछा करेगा। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं ज़रा ध्यान दें और अपने आप को उसी तरीके से चले जिस तरीके से उनके करियर बन सकता है। ठीक है, कोशिश करें अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए। ये तो और बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अपनी मेहनत ईमानदारी से तो कर ले। ठीक है ना, कम से कम इतना मलाल ना हो कि हमने अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए एक अच्छे से मौका नहीं दिया, वरना आज मेरी ज़िंदगी का ये हाल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम पहुंच गए थे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने दिखाया था कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसका एक फार्मूला निकाला था कैपेसिटेंस का, C = ε0A/d। ठीक है ना, ये पैरेलल प्लेट था हमारा। ठीक है, ये हमने इधर प्लस इधर दिखाया था। आगे चलते हम लोग, तो ये दे रखा था हम लोग कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, और इधर से हम लोगों ने अर्थिंग कर दिया था इस तरह से। तो इसका हमारा ये फार्मूला आया था। ये एप्सिलॉन डॉट जो है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर है, परमिटिविटी ऑफ एयर है, और इसका वैल्यू जो है हम लोग कितना लेते हैं याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू था 9 × 10⁹। ठीक है, एप्सिलॉन को यहाँ कर देंगे 1/4 पाई × 9 × 10⁹ = एप्सिलॉन। ठीक है ना। ठीक, ये इस तरह से वैल्यू का हम लोगों ने बताया, लेकिन इसका जो वैल्यू है वैसे 8.854 10⁻⁻12 ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। हम लोगों ने शुरू के टाइम में बताया इसको। ठीक है, ये तो हमारा एयर के लिए है, लेकिन अगर कोई मटेरियल या मीडियम इसके बीच में लाते हैं
तो ये कैपेसिटेंस को चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब कैपेसिटेंस को ये बढ़ा देता है। कैसे ये बढ़ाता है, आगे हम एक टॉपिक है पूरा, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि जब इसके बीच में एयर के जगह पे कोई दूसरा आइए, ठीक है, तो हम वो टॉपिक आगे डाइलेक्ट्रिक के नाम से एक टॉपिक है, हम वहाँ कराएंगे आगे। लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये देख रहे हैं आगे। ये तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अगला जो टॉपिक है इसमें फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो खींच रहे होंगे एक दूसरे को। तो कितना फोर्स लग रहा है पैरेलल प्लेट पे, वो निकालने जा रहे हैं। फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट, इसे मिटाते हैं। Force on parallel plates of capacitor, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जानते हैं, इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इधर अर्थिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो इस पे पॉजिटिव होता है सब अर्थ के अंदर चला जाता है। अब इनके बीच में जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वो निकालने जा रहे हैं। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर थिन शीट ले रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is equal to 1/2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। थिन शीट के लिए ये जो सिग्मा है ये चार्ज डेंसिटी कहलाता है। तो इसको हम लोग चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा को हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा हटा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये चार्ज डेंसिटी होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया है इनके बीच में। ये हर जगह कांस्टेंट होता, पहले भी हम लोगों ने बताया है। ये बीच वाला रीजन है, इधर फर्स्ट रीजन, इधर थर्ड रीजन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये थर्ड रीजन में और ये फर्स्ट रीजन में 0 होता है। इधर हम लोगों ने किया है पहले, और यहाँ 0 होता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अगर निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये जो चार्ज है माइनस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो अट्रैक्शन माइनस हो गया, माइनस चार्ज है ये। और ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग को अट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस क्यू इंटू ई। ये जानते कहाँ से आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज आता है इस तरह से। ये हम लोगों ने ये भी पहले कर चुके हैं, रिवीजन जो लोग कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये फोर्स है और ये माइनस क्यू है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू -1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, -1/2 क्यू स्क्वायर। ये जरा मैं इधर लिख देता हूँ, -1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया।
कितनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में चेंज करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा इसके बीच में? ये होता है 1/2 Q एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। जनरल लिख रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, हम लोग जनरल लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो E स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग Q स्क्वायर को रिप्लेस करना चाहें, Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? Q स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर, है ना। हम लोग इस वाले Q स्क्वायर को रिप्लेस देंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स इज इक्वल टू -1/2 और ये आ जाएगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब ये एप्सिलॉन नॉट A से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू E स्क्वायर। ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये हो जाता है और चार्ज के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, ठीक है ना। ये जो फोर्स है, ये तो फोर्स है, ये हमें निकालना अगला जो टॉपिक दे रखा है एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर फोर्स पर एरिया। तो हम इधर से मिटाते हैं थोड़ा सा और इसको देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं। देखो क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमने इधर घुमा दिया। फोर्स पर एरिया या फिर चार्ज डेंसिटी, इसको चार्ज नहीं बल्कि एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तीनों एक ही चीज़ आता है। और ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। जैसे प्रेशर हम लोग पढ़ते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, या फोर्स पर एरिया भी हो गया यही चीज़, या एनर्जी डेंसिटी, फोर्स डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। फोर्स का जो वैल्यू दे रखा है, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर अपॉन A। कितनी बात सुन में? ये हम लोग मैग्नीट्यूड, वहाँ पे माइनस जो साइन था हटा लिया क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है, ओनली मैग्नीट्यूड। आगे चले, ये A से A कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। या फिर अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो वो अलग तरीके से आएगा, लेकिन इसको मेनली जो है ना इस तरीके से दे रखा है। ये हम लोग को यू एनर्जी डेंसिटी कहलाता ना, तो एनर्जी डेंसिटी भी कहलाता है ये, फोर्स पर एरिया भी कहलाता है ये, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहलाता है।
तो ये दे रखा है जो पैरेलल प्लेट है उनके बीच में जो चार्ज है उनका जो फोर्स होता है कितना होगा फोर्स, और एक तो फोर्स का ये फॉर्मूला आ जाता है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस की ज़रूरत नहीं है और साइन कन्वेंशन माइनस है, और इसके बाद एनर्जी के टर्म में ये दे रखा है। ठीक है, अगला टॉपिक दे रखा हमारा, यहाँ तक समझ में आ रही है, आगे चल रहे हम लोग। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें तो कितना होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसे निकालने जा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो क्या है, पहले लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है ना, ये दो तरीके से होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा दे रखा है बी में पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं ए व्हेन कैपेसिटर is connected in series ठीक है ना, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्या दे रखा है, पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, फिर इसे कनेक्ट किया एक दूसरा कैपेसिटर है। ये ऐसे तीन कैपेसिटर को ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, यहाँ से स्विच ऑन ऑफ करने के लिए भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग C1 बोलते हैं, C1 कैपेसिटेंस, कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3 है। इसमें जो लेंथ है बिल्कुल बराबर बराबर है, देख रहे हैं ना। कैपेसिटर में और बैटरी में क्या डिफरेंस है, हाँ जैसे डायग्राम में क्या डिफरेंस है। कैपेसिटर में ये दोनों जो प्लेट है बराबर साइज़ के होते हैं और बैटरी में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव से दिखाते हैं। इसमें जो है बराबर साइज़ के होते हैं। आगे चले हम लोग, कितनी बात सुन में, जब हम लोग इससे बैटरी को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो जैसे कनेक्ट करेंगे यहाँ से चार्ज चलना शुरू करेगा। ठीक है, चार्ज चलना शुरू करेगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलेगा। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चलेगा इस कैपेसिटर के प्लेट 1 पे। ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है कैपेसिटर का, पहला कैपेसिटर का। हाँ, अब इसमें जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया, इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितनी बस में मान लो n पॉजिटिव चार्ज है, n का मतलब 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जितना भी हो, पर n पॉजिटिव चार्ज आया तो n पॉजिटिव चार्ज इस वाले प्लेट पे n नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा इनसाइड द प्लेट। तो n नेगेटिव चार्ज जो है इस पे इंड्यूस्ड होगा। ठीक है ना, प्लेट 2 पे, और इसके बाद इतना ही पॉजिटिव चार्ज पीछे इंड्यूस्ड होगा। लेकिन ये कंडक्टर से कनेक्ट है, ये जो वायर है कंडक्टर है, तो वो इसके रिपल्शन की वजह से वो सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, n पॉजिटिव चार्ज फिर वापस यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है ना, हाँ जितना
ये पॉजिटिव चार्ज जितना यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ था वो रिपल्शन की वजह से यहाँ पहुँच गया पॉजिटिव चार्ज, जितना इस पे था उतना ही इस पे चार्ज पहुँच गया। सेकेंड कैपेसिटर के प्लेट नंबर 1 पे। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले? ऐसे ही बोला क्या कि फिर इसके वजह से इसके इनर पार्ट पे उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इनर पे। फिर इससे पीछे पॉजिटिव चार्ज उतना ही इंड्यूस्ड हो जाएगा रिपल्शन की वजह से, वो फिर यहाँ दूसरे इस पे चला जाएगा। ठीक है ना? कितनी बात सुन में आई? फिर ये इसके अंदर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उतना इंड्यूस्ड हो जाएगा और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होते हुए वापस यहाँ चला आएगा। कितनी बात सुन में? ये समझ में आया हम लोगों ने क्या किया, मैकेनिज्म समझ रहे थे कि जितना इस प्लेट पे लेफ्ट वाले पे जितना पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने दिया है उतना ही नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट प्लेट पे P2 पे इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड हुआ है और पॉजिटिव आउटर सरफेस पे इंड्यूस्ड हुआ है। रिपल्शन की वजह से वो नेक्स्ट वाले कैपेसिटर पे पहुंच गया, वही चार्ज उतना ही चार्ज। फिर वो चार्ज जो है अपना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराएगा नेक्स्ट प्लेट पे, पॉजिटिव उसके बैक में कराएगा, रिपल्शन को पॉजिटिव फिर अगले चला जाएगा और इस तरह से फिर नेगेटिव यहाँ फिर पॉजिटिव जो है ना इसके बैटरी के अंदर वापस आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट कर। हाँ ये फ्लाईओवर बनाया है, मैं सुबह में बोला इसको कि स्विच बना रहा हूँ बैटरी, तो तुम कहाँ थे? इसी वजह से तुम लापरवाही निपटा रहे हो बेटा। ठीक है ना? आगे चले हम लोग। तो इस तरह से समझ में आया कैसे चार्ज जो है ना किस तरह से इंड्यूस्ड हो रहा है। जितना चार्ज हम लोगों ने इस पे दिया है वही पास उतना ही चार्ज यहाँ पे भी, उतना ही चार्ज यहाँ पे भी है। तो सब कैपेसिटर जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे सब पे इक्वल चार्ज होंगे। कितनी बात समझ में आई? इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हेन द कैपेसिटर्स आर connected in series, each capacitor has equal charge. ठीक है ना? इक्वल चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। इस पे सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। आगे चले, ये एक पॉइंट समझ में आ गया। ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का क्या यूनिट होता है? फैराड यूनिट होता है। अब बताया क्या कि ये जो कैपेसिटेंस है ये तीनों अलग अलग फैराड के हैं। मान लो ये 4 माइक्रोफैराड का है, ये 10 माइक्रोफैराड का है, ये 5 माइक्रोफैराड का, अलग अलग इनका कैपेसिटेंस है। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक लड़का जो एक्सरसाइज करके आएगा वो उसको भूख लगेगा तो उसकी कैपेसिटी है 5 से 7 रोटी की, मगर उसे कम देंगे तो भूख खा तो लेगा लेकिन उसका पेट जितना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो वो जितना उसको मिला है उतने से उसका उतना पेट भरा है, उतना ही पेट भरा है। ठीक है ना? जबकि अभी भी उस पर और उसको रोटी की ज़रूरत है। ये एग्जाम्पल बताया था हमने। फिर से उसी तरह से देखते हैं कि इसका जितना कैपेसिटेंस है इसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, लेकिन यहाँ मिल रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे मान लो इसको चाहिए था 100 चार्ज चाहिए, लेकिन हम लोग दे रहे हैं ओनली 50 चार्ज, तो इसका हाफ ही तो हमने चार्ज दिया। तो जितना हमने चार्ज दिया है उसी के हिसाब से उस पर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जितनी बात सुन में। अब हम लोग दूसरा कैपेसिटेंस लेते हैं। इसका जो ना 200 चार्ज की कैपेसिटी है, 200 चार्ज चाहिए, लेकिन हमने यहाँ दिया 50, तो इसके पास भी पहुँचा 85, इसके पास भी 85 पहुँचा है, तो इसका 1/4 हुआ। भाई इसको तो चाहिए 200 चार्ज और इसके पास मिला सिर्फ 50 चार्ज, तो 1/4 हो गया। तो इस पे उसी के हिसाब से पोटेंशियल डेवलप करेगा।
क्योंकि चार्ज एंड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल डेवलप करेगा। ठीक है ना। अब इसका मान लो 300 चार्ज का है, ठीक है ना, 300 चार्ज का, लेकिन मिल कितना रहा है 50 चार्ज, तो ये 1/6 हो गया। तो इसके हिसाब से इसका अपना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल जो डेवलप्ड होगा वो सब सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो जब भी कभी कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज तो सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग होने की वजह से उनका जो पोटेंशियल डेवलप करता है वो अलग अलग होता है। तो इसका पोटेंशियल V1 हो गया, इसका पोटेंशियल V2 हो गया और इसका पोटेंशियल V3 हो गया। ठीक है ना। ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट को। ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ different capacitor of different capacitors of different capacitance, the potential developed on the capacitors is different because each capacitor gets equal amount of charge। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। एक बार मैं इसको इसलिए बता देता हूँ कि पॉइंट को क्लियर हो जाए। ये तीनों कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज इसको दिया गया, यहाँ पे जो चार्ज इसको दिया गया, यहाँ पे ये तीनों का चार्ज सेम है। तो जितना हमने चार्ज दिया है इसको, उसके हिसाब से इसका एक पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनको समझ में, जैसे वो देखो हाथ उठा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है ना। फिर से इस पॉइंट को बता देता हूँ, तो सब्र रखो, मैं बता रहा हूँ। बोला गया ये जो कैपेसिटेंस है C1, C2, C3, इनका अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। कैपेसिटर होता ही है वो डिवाइस जिस पे चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। तो हमने बताया कि C1 जो है, मान लो 100 चार्ज चाहिए उसको कंप्लीट, उसको चार्ज फुल चार्ज करने के लिए। ऐसे ही C2 को चाहिए 200 चार्ज। ठीक है ना। हम लोग कूलम ये नहीं यूज़ कर रहे, मैं एक जनरल नंबर से हम बताना चाह रहे हैं। और C3 को 300 चार्ज चाहिए उसको कंप्लीट फुल चार्ज करने के लिए, लेकिन हम यहाँ से दे रहे हैं 50 चार्ज। तो इसको तो 100 चाहिए था, हम दे रहे हैं 50 चार्ज। तो यानी ये 50% चार्ज हो पाएगा, 50% चार्ज हो पाएगा। यानी कि 50 चार्ज से इसका जो चार्ज जैसे से स्टोर करते पोटेंशियल डेवलप करता है, तो 50 चार्ज से इसका आधा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जितना ये मैक्सिमम पोटेंशियल कर सकता था स्टोर, उसका आधा ही इस पर चार्ज से पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इसका पोटेंशियल 50 चार्ज के से हाफ होगा पोटेंशियल। मगर वहीं पर 50 चार्ज इसको भी मिलेगा, क्योंकि सीरीज में जब होते हैं तो सबको चार्ज बराबर होता है। मगर इसका कैपेसिटेंस है 200 चार्ज का, मिल कितना रहा 50, यानी 1/4 मतलब 25%। तो ये 25% चार्ज होगा, या उस 50 चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल डेवलप होगा 25%, या उसका पोटेंशियल। तो ये तो 50% हो रहा था, तो हमने इसका पोटेंशियल अलग हो गया, V1 हो गया, इसका V2 कर दिया हमने। अब इसका जो है ये 300 चार्ज चाहिए, मगर मिल कितना रहा 50। फिर 300 को 1/6, ठीक है ना, 1/6 करेंगे
तो करीब हमें कितना हो जाएगा, 12% के आसपास हो जाएगा। 12% भी कम आएगा सर, वह जितना भी आएगा, मगर 1/6 हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल भी अलग डेवलप होगा, जितना इसको चाहिए उससे बहुत ही कम मिल रहा है, उसी हिसाब से थोड़ा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो ये तीनों ही पोटेंशियल अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो तीनों पोटेंशियल होंगे, तीनों को सम करेंगे तो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होंगे, ठीक है ना। इन तीनों को पोटेंशियल को सम करेंगे तो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर होंगे। तो ये थर्ड, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये तो सेकंड पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था, हम ये थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर is equal to potential of the source और बैटरी भी कर सकते हैं हम लोग, बैटरी तो सोर्स के या बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ये कितनी बात सुन में, ये तीसरा पॉइंट हो गया। आगे चलते हम लोग, इसके बाद ये इक्वेशन लिखते हैं, इसे मिटा दें हम लोग, यहाँ से मिटा रहे हैं, यहाँ से ये सब लिख लिया ना आप लोगों ने। क्या दे रखा हम लोग, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू V1 V2 V3। और भी अगर कैपेसिटर होगा तो और भी ले सकते हैं, पर तीन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो तीन का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज दिया है, यहाँ से जो बैटरी ने चार्ज दिया वो Q चार्ज दिया है, तो हम लोग यहाँ पे Q और ये C जो है ना कैपेसिटेंस होगा, इसको इक्विवेलेंट कर देंगे, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कर लेते हैं, CS लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेम चार्ज लेकिन कैपेसिटेंस C1, ठीक है ना। सेम चार्ज जितना इस पे था उतना ही चार्ज इस पे आया है, C1 लेकिन कैपेसिटेंस का C1 है। तो यहाँ QC2 है, ये सेकंड वाले का चार्ज उतना ही आया है मगर कैपेसिटेंस C2 है पोटेंशियल के हिसाब से, QC3, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, यहाँ से चार्ज को कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, ये आ जाएगा हमारा, चलता रहेगा। ये क्या समझ में आया, इसका रिजल्ट ये आ गया कि जब भी कभी कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेसिप्रोकल में 1/this इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इसको, इस लाइन को लिखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to sum of reciprocal of each capacitor, reciprocal of capacitance ऑफ ईच कैपेसिटर, ये दे रखा है। कितनी बात सुन रहे, ये पॉइंट्स आए हमारे चौथा के, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सीरीज में अगर लगता है तो ये बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम लोग मान लें कि ये सभी कैपेसिटर आइडेंटिकल है, क्या आइडेंटिकल मतलब सबका कैपेसिटेंस बराबर है, ठीक है ना।
फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है ना, अगर ये सब सीरीज में एन आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट करके रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C 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 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू N/C आ जाएगा। ठीक है ना, 1 + 2 1 + 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जितना कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे N/C हो जाएगा। और CS इज इक्वल टू C/N ये आ जाएगा। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है C/N के बराबर होगा। आगे चले हम लोग, ये तो आइडेंटिकल के ले लिया। अगर हम लोग डिफरेंट ही रखते हैं अलग अलग, तो क्या एक रिजल्ट उसको दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं इसका 4 माइक्रोफैराड है, इसको ले लेते 8 माइक्रोफैराड, इसे ले लेते 12 माइक्रोफैराड, ऐसे ले लिया हम लोगों ने। और उसको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करके एक चीज़ पॉइंट्स को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको बताने के लिए हम लोग ये ले रहे हैं। इतना समझ में आ गया। फॉर आइडेंटिकल के लिए CS इज इक्वल टू C/N। अब जितना कैपेसिटेंस है, मान लो ये जो है एक कैपेसिटर जो आइडेंटिकल लगा हुआ, मान लो एक का कैपेसिटेंस है 10 या 12 माइक्रोफैराड है, कितना 12 माइक्रोफैराड, और ऐसे हम लोगों ने 3 कैपेसिटर लगाए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 12/4 12/3 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम ले लेते हैं इफ C इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड, N इज इक्वल टू 3, देन CS इज इक्वल टू कितना 4 माइक्रोफैराड। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है 4 माइक्रोफैराड, लेकिन सबका कितना है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है। ठीक है ना, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो कम आता है, हम एक तीनों अलग अलग लेके दिखा रहे हैं, एक चीज़ को बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो व्हेन कैपेसिटर आर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये हम लोग इसको टॉपिक को चल ही रहा है, ये यहाँ से इसे मिटा देते हैं। आगे दे रखा है, इसी को कर रहा है, लेट C1 इज 4 माइक्रोफैराड, C2 इज 8 माइक्रोफैराड एंड C3 इज 12 माइक्रोफैराड। देन CS कितना, ये सीरीज में कनेक्ट है, तो ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/4 1/8 1/12। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। एलसीएम कितना आ गया इसका 24। ठीक है ना, 4 से करेंगे, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ये सबको प्लस कर दें 11/24 आ जाएगा माइक्रोफैराड में। इसको जो है ना 1/CS आई है, तो इसको रेसिप्रोकल करके CS निकालेंगे, तो CS कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 24/11 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना 11 2 जा 22, 2 बचेगा 1, और फिर 22 1 हो गया 9 8, इतना माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगा। कितनी बात सुनाई, अप्रॉक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये तीनों कैपेसिटर, एक का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, दूसरे का 8 माइक्रोफैराड और तीसरे का 12 माइक्रोफैराड सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है वो 2.1 माइक्रोफैराड के बराबर होता है। यानी क्या समझ में आया,
द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसमें सबसे कम कितना था 4 माइक्रोफैराड था, लेकिन हमारा इक्विवेलेंट कितना रहा 2, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉजिक कंसेप्ट के हिसाब से समझने के लिए, ठीक है ना। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस when capacitors are connected in series is less than the least value। मैं ये रेड से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड, ठीक है ना। यानी कि जो कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है, जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर कनेक्ट है, कई सारे कैपेसिटेंस कनेक्ट हैं सीरीज में, तो बात समझ में आ रही है। तो अगर कोई कैपेसिटर दिया रहेगा तय वैल्यू का, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। इधर से मैं एक सवाल बनाता हूं और आपको बताना है, देख के ही बताना है, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूं मैं। यहाँ जैसे मान लो ये 3 कैपेसिटर है और इसका जो कैपेसिटर का जो वैल्यू दे रखा है ये हमें, मान लो ये 5 C1 जो है ना 5 माइक्रोफैराड का है, C2 जो है 10 माइक्रोफैराड का है और C3 जो है वो 20 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्ट है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, इनमें से कौन सा आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हो सकता है। कौन सा हम लोग कर रहे हैं, 35 माइक्रोफैराड, बी 18 माइक्रोफैराड, सी 9 माइक्रोफैराड, डी 3.5 माइक्रोफैराड। इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? ए, डी, पक्का। तो कैपेसिटर हो, अलग अलग वैल्यू का हो और हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट भी करना है। यहाँ तो हम लोगों ने पूछा कि भाई कौन सा पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं कि 3.5 आएगा, मगर हाँ 5 से कम ही आएगा और 5 से कम एक ही आंसर है ये तो 3.5 हमने करेक्ट आंसर है, हमने लगाया, बिल्कुल सही है। मगर ज़रूरी नहीं कि इसका हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 3.5 है, वो कुछ भी आ सकता है, मगर वो 5 से कम ही आएगा वो आंसर, ठीक है ना। तो मैं तो कह ही रहा हूँ मैं, विच इज़ पॉसिबल आंसर, विच इज़ द पॉसिबल आंसर, कौन सा पॉसिबल हो सकता है, वो नहीं एग्जैक्ट नहीं भाई, पॉसिबल कौन हो सकता है। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे, हम लोग करेंगे। कैपेसिटर का बहुत सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब जो कर रहे हैं। ये तो हम बेस बना रहे हैं अभी आपका, जब ये बेस बन जाएगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा कि तुम कैसे कैसे क्या क्या लग रहा है। अगर ये क्लियर होगा तो वहाँ पे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, वरना तो फिर सजा ही हो जाएगा। तो क्या बताया, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, सीरीज में है तो 1/CS जो होगा 1/C1 प्लस 1/C2, यही तो होगा, ठीक है ना। 1/, अब क्या बताया कि वो इसका एलसीएम लेंगे, 1/CS इज इक्वल टू, यहाँ आएगा C1 प्लस C2, ऊपर में C1 इंटू C2 नीचे में आ जाएगा, ये एलसीएम लेकर, ठीक है।
अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो CS इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इसका इक्विवेलेंट हो गया जब दो कैपेसिटर होगा। तो अगर दो कैपेसिटर दे रखा है, सीरीज में कनेक्ट है, तो कितना इक्विवेलेंट होगा, ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में दोनों को प्लस कर दिए और उसको डिवाइड करके आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर्स अपॉन सम ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। तो ऊपर में प्रोडक्ट है, नीचे में सम है, इसका इक्विवेलेंट 2 अगर दिया रहे तो कितनी बात समझ में आई। तो ये हमारा जब कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन सारे बातों को ध्यान रखेंगे, फिर हम लोग बाद में करेंगे न्यूमेरिकल्स। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी तो हम लोग कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं इसको। तो ये हो गया कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। आगे चलते हम लोग कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगला टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। इसे मिटा दे इसे। एक चीज़ यहाँ पे और हम बता देते, हम चाह रहे कि बता ही देते हैं। ठीक है ना। ये हम लोगों ने अभी डायग्राम मिटा दिया, थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये हम डायग्राम को, ये V1 था, V2 था, V3 था, C1 था, C2 था, C3 था, सब पे बराबर चार्ज थे, ठीक है ना। सब पे बराबर चार्ज थे, आप लोग जानते हो। अब तो समझ में आ गया बात, तो ये हम ऐसे करके दिखा रहे हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, C इंटू V। और अगर हम लोग इसमें जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सब पे चार्ज बराबर ही जाता है, सब पे चार्ज बराबर रहता है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, ये V1 है इसके लिए। इसका जो दूसरे के लिए लेंगे तो इसका भी चार्ज उतना ही होगा, C2 V2। और तीसरे वाला के लिए भी लेंगे तो चार्ज तो सेम है, C3 V3, ये आ जाएगा। कितनी बात सुन में। आगे चलते हैं, अगला जो हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप किया, यहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप किया, यहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप किया, तीनों पोटेंशियल। इन तीनों में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है? इनमें से V1 V2 V3 में सबसे ज़्यादा कौन सा पोटेंशियल होगा? ठीक है, ये चीज़ बताना था मैं। आगे चले बता दूं मैं, बताया कि जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट चार्ज के बराबर है और चार्ज तो सब में सेम है। तो इन दोनों में से जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल कम डेवलप करेगा, या जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करेगा। ऐसे हम लोगों ने एग्जाम्पल जब हम लोग दे रहे थे तो यहाँ हमने बताया था 100, इसे C2 को 200, यहाँ पे हमने 300 लेके चल रहे थे, ऐसे एग्जाम्पल करके। अगर हम लोग उसी एग्जाम्पल को लें तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कौन सा होगा इनमें? इसका कैपेसिटेंस 100 है तो पोटेंशियल ये 200 है, ये 300, तो सबसे कम पोटेंशियल इसका, कैपेसिटेंस सबसे कम इसका है तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका होगा। कुछ बात समझ में आई? जिस नहीं समझ में आया, वेरी गुड। जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पे पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप करेगा, और जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम डेवलप करेगा। इसमें हम लोग जैसे 100 लिया था और हमने 50 लेके चले थे तो हमने 50% दिखाया। इसमें 200 लिया, 50 लिया चार्ज को, तो 25%, तो कम हो गया ना, 50% 25%। 300 लिया था तो 50 लिया था तो 1/6, लगभग 11 पॉइंट समथिंग के 12 के आसपास था वो, तो ये उससे भी कम हो गया। तो सबसे इसका जो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? द potential developed is the greatest
of the capacitor of least capacitance when connected in सीरीज। ठीक है ना, जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो उस कैपेसिटर पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप करेगा जिसका कैपेसिटेंस सबसे कम होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आना है। तो जिसका सी कम होगा उसको वी को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट होके क्यू के बराबर आना है। कितनी बात समझ में आई? तो ये भी एक पॉइंट सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका भी। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हेडिंग डाल रहे हैं इसको, मिटा दे इसे। When the capacitors are connected in parallel, ये हम लोग दे रहे हैं, ये 3 कैपेसिटर है C1, C2, C3 और ये पैरेलल में है। पैरेलल में जानते हैं कैसे हम लोग कहेंगे कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है? तो तीनों का एक टर्मिनल, तीनों का डायरेक्ट एक टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा होगा और तीनों का या चारों का एक टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा होगा। ठीक है ना। ये सीरीज में क्या होता है कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ता है और लास्ट वाले का एक नेगेटिव से जुड़ता है, बाकी आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो वो सीरीज में काउंट होते हैं। लेकिन जब पैरेलल में होगा तो ये सभी इसका जितना भी है सबका एक टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट एक टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा। सबका इंडिविजुअली डायरेक्ट कनेक्ट में रहेंगे। तब हम लोग बोलेंगे कि ये कैपेसिटर पैरेलल में है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको, इस पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है ना। व्हेन वन प्लेट of each capacitor are connected with positive terminal and another plate of each capacitors are connected with negative terminal of the battery. Then it is called parallel combination. ठीक है ना। तो एक प्लेट सभी का पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से, और एक प्लेट सभी का बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा
तो हम लोग कहेंगे कि ये बैटरी जितने भी कैपेसिटर्स हैं ये सब पैरेलल में कनेक्ट हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज हमारा क्यू जाएगा यहाँ से। ये ध्यान से देखो, यहाँ से जब पॉजिटिव जा रहा है ये, तो यहाँ पे आएगा, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यू। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये अपने अपने कैपेसिटर के हिसाब से इस चार्ज को अपनी तरफ लेंगे, कैपेसिटर्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर होते हैं, क्योंकि जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस कैपेसिटर को भी लग रहा है, इस कैपेसिटर को भी लग रहा है, इस कैपेसिटर को भी लग रहा है, क्योंकि सभी डायरेक्ट आप कनेक्ट है। ठीक है ना, बैटरी से सब डायरेक्ट कनेक्ट है। मान लो 100 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई है तो इस कैपेसिटर को भी 100 वोल्ट मिल रहा है पोटेंशियल, इस कैपेसिटर को भी 100 वोल्ट मिल रहा है, इस कैपेसिटर को भी 100 वोल्ट मिल रहा है। यानी जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं उन सब का पोटेंशियल सेम होता है। इस पॉइंट को भी लिख दे रहा हूँ मैं ताकि ये आप नोट कर लो इसे। सारे पॉइंट जितना मैं लिख रहा हूँ ये सभी इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी सवाल बन सकता है इस पॉइंट्स पे। ठीक है, क्या दे रखा है? इन पैरेलल combination of capacitors, the potential is same to all capacitor, which is equal to the potential of battery, क्या मतलब समझ में आया? सारे कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल सेम होता है जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और कितना होता है? जितना ये बैटरी का पोटेंशियल होगा उसी के बराबर होगा। आगे चले, अब यहाँ पे क्या सेम है? पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं Q इज इक्वल टू CV, ठीक है ना, तो इसमें ये तो कांस्टेंट कर दिया तो ये वैरी करेगा दोनों, तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1, है ना, ये रिलेशन आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई? पोटेंशियल सबके लिए सेम है, तो क्या समझ में आया कि अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा ज़्यादा चार्ज मिलेगा। गलत हो गया, क्योंकि रेशियो सेम है ना। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो रेशियो सेम होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोडक्ट सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए Q/C रेशियो ऊपर नीचे है तो रेशियो सेम आएगा। जैसे इसका भी आएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ पे पोटेंशियल जो कांस्टेंट है सभी के लिए, तीनों के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पहले के लिए हम लोगों ने V निकाला, Q चेंज होगा, C चेंज होगा, तो V इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। ऐसे ही दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू Q2 C2, और तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे? Q3 C3। कितनी बात है? सबका पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज का जब यहाँ से, जैसे ये Q चार्ज यहाँ से जब जा रहा है यहाँ पे आया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज, कौन से कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटेंस कितना है। जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उसके पास ज़्यादा चार्ज जाएगा, जिसका कम कैपेसिटेंस है
उसके पास कम चार्ज आएगा, ताकि उनका रेशियो बराबर आए। जैसे मान लो कैपेसिटेंस इसका 10 है, ठीक है, तो ये अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज लेगा, ताकि कैपेसिटेंस चार्ज बाई कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा वो इसका चार्ज बाई कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर जाए, इसके भी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और किस पे चार्ज ज़्यादा होगा? जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, देयर ए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द कैपेसिटर हैविंग ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, इधर से मैं मिटाता हूँ इसको। The capacitor having greater value will have larger charge, larger amount of charges, ठीक है ना। जिसका कैपेसिटर ज़्यादा होगा, उस पे चार्ज भी ज़्यादा आएगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पे चार्ज भी कम आएगा। और इस तरह से यहाँ पे Q1 चार्ज जाएगा C1 पे, इस पे Q1 जाएगा, ये Q2 जाएगा इस पे, और ये Q3 जाएगा इस पे। ठीक है, कितनी बात सुन रहे? ये जो चार्ज है Q1 इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, उतना ही पॉजिटिव पीछे डेवलप कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे Q2 में यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप करेगा, इसके अंदर नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव पीछे। यहाँ पे Q3 के हिसाब से यहाँ पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव यहाँ पे, फिर इसके पीछे पॉजिटिव। रिपल्शन की वजह से फिर ये Q1 के अमाउंट के बराबर चार्ज यहाँ से आने लगेगा, यहाँ Q2 के अमाउंट के बराबर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और ये Q3 के अमाउंट के बराबर यहाँ से चार्ज आने लगेगा, और ये तीनों मिल जाएगा Q1 Q2 Q3, तो फिर ये Q के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज यहाँ Q हो रहा है, ये इसको जंप नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंड्यूस कर रहा उधर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो चार्ज आ रहा Q इसके बराबर, वो इंडक्शन की वजह से इधर Q1 चार्ज इंड्यूस्ड होगा, Q2 के बराबर इंड्यूस्ड होगा, Q3 के बराबर इंड्यूस्ड होगा, और फिर वो तीनों को ऐड कर देंगे तो Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने ये, तो इसको पॉइंट को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बता दिया। अगला पॉइंट हमारा 4, the charge on capacitor C1, C2 and C3 can have Q1, Q2 and Q3 respectively। ये इस तरह से इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, कितनी बात सुन में आई? आगे चले हम लोग, आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो Q आ रहा है वो इन सब Q1 Q2 Q3 को प्लस करके आ रहा है। इस तरफ का मिटा दूं मैं, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है, ये आते आते आने लगेगा, मज़ा भी और सज़ा भी, क्योंकि समझ के पढ़ेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, ध्यान देंगे तो मज़ा आने लगेगा। रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो फिर यही सज़ा होने लगेगा। ठीक है, सज़ा होने लगेगा तो दूर भागने लगते हैं। क्या? दूर भागने लगते हैं पढ़ाई लिखाई से, और मज़ा आने लगता है
तो फिर उसके करीब जाने लगते हैं, तो पढ़ने में फिर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और फिर मज़ा ले ले के खूब रात में देर देर रात तक मज़े ले रहे हैं, कभी फिज़िक्स के साथ, कभी केमिस्ट्री के साथ, कभी मैथ के साथ। आगे चलते हम लोग। तो क्या बताया कि Q1 Q2 का जब हम लोग ऐड करेंगे तो नेट Q के बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं सम ऑफ चार्जेस ऑफ each capacitor is equal to the charge released from battery। ठीक है ना। सो Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3, और भी हम लोग कैपेसिटर जोड़ते तो और भी ले लेते, मगर हम लोग तीन ही के लेके चल रहे हैं समझने के लिए, तो इसीलिए हम लोग तीन ही ले रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आगे 4-5 नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, 3 से समझना है, वैसे ही सब पे लग जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। Q जो होता है, जैसे कैपेसिटेंस में QC इंटू V के बराबर होता है, तो इसको लिखेंगे CV। ठीक है ना। और यहाँ पे पैरेलल में है तो CP कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल CP। और ये V है हमारा। कांस्टेंट पोटेंशियल सबके लिए बराबर होता है, तो सबको पोटेंशियल बराबर कर रखा है। ये C1 V1 C2, सॉरी ये V तो कांस्टेंट है तो हम लोग V रहने देते हैं, C3 V। कितनी बात समझ में आई। V सब में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और CP इंटू V इज इक्वल टू V C1 C2 C3, ऐसे हम लोगों ने V को कॉमन ले लिया। V से V को कैंसिल कर लेते हैं, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या दिख रहा है कि CP जो है सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर है ये। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को लिख देते हैं हम लोग, इस पॉइंट को लिख देते हैं, क्या है ये लिखेंगे पॉइंट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस when connected in parallel is equal to sum of capacitance of each कैपेसिटर। इस कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर को, जितना कैपेसिटर उसको ऐड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। अगर हम लोग n कैपेसिटर ले, आइडेंटिकल, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, फॉर n identical capacitors connected in parallel। ठीक है ना। क्या आ जाएगा, CP इज इक्वल टू C C C, ऐसे ये चलता रहेगा, इसमें 1 2 3 नहीं लिखना है, तो CP इज इक्वल टू NC के बराबर हो जाएगा। कितनी बात सुन में। तो NCP के बराबर होगा अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, आगे बोला क्या कि मान लेते ये 3 कैपेसिटर जो है इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है,
ये हम मान लेते हैं कि C1 जो है C1 5 माइक्रोफैराड का है, C2 10 माइक्रोफैराड का है एंड C3 15 माइक्रोफैराड का है। तो इसका CP कितना हो जाएगा? 5 + 10 + 15, ठीक है ना, 30 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। यही तो होगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कितना आया है? ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। हाँ, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया हमारा पैरेलल में जब कनेक्ट किया है तो ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू है 15 का, लेकिन हमारा आ रहा 30, तो ये आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस when connected in parallel is greater than the greatest value, connected in parallel, ठीक है ना। ये हमारा एक रिजल्ट का हमने लिख दिया। ये जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो इक्विवेलेंट जो है ना ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। ग्रेटर देन जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा पैरेलल में, उससे भी ज़्यादा आएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में? कुछ आगे दे रखा है। मान लो 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर उसे निकाल के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो उनका कैपेसिटेंस का रेशियो कितना होगा? ठीक है ना। मिटा दे इसे, एक अगला टॉपिक करा रहे हम, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। ये लिख लिए ना आप लोग? अगला हम एक टॉपिक करा रहे हैं, इसको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कंसेप्चुअल सवाल के लिए, ठीक है। लेट एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स फर्स्ट connected in series and then parallel, ठीक है ना। What is the ratio of equivalent capacitance, ठीक है ना। What is the ratio of equivalent capacitance? ये बहुत आसान सा सवाल है कि अगर n कैपेसिटर पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर उसके बाद आइडेंटिकल है, और फिर उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो पहले जब सीरीज में था तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, और पैरेलल में फिर लाया गया तो कितना आया, उनका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा। लिख लिए क्वेश्चन को। इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो C/N हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। बात सुन रही है? यहाँ मैं ऊपर में इसके लिख देता हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये आ जाएगा। और ऐसे ही दे रखा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
when connected in पैरेलल, ठीक है ना। तो सी पैरेलल क्या होगा, एन सी के बराबर होगा। अभी तो हम लोग कर क्या रहे नहीं, ये आगे चले। अब इनका रेशियो लेना है, तो क्या बताया, सी एस अपॉन सी पी, ये आ गया हमारा सी बाई एन और ये एन सी है, ठीक है। एन सी के अपॉन नीचे 1 ले लेते हैं, तो ये सी बाई एन है, ये 1 अपॉन एन सी आ जाएगा। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी एस अपॉन सी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा रेशियो आ जाएगा। या यूँ कह सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी एस, ये भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। कितनी बात सुनाई। और ये फॉर्मूला ज़्यादा सही रहेगा कि जब इक्वल नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है। तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू सी एस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। एन जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, अगर मान लो 3 कैपेसिटर था पहले सीरीज में, फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो उनका सी एस अपन सी पी का क्या रेशियो आएगा। 3 कैपेसिटर था तो एन जो है 3 ले लिया, सी एस अपॉन सी पी कितना, आंसर लिखा इसका ए 1:9, बी 9:1, सी 3:1, डी 1:3, 1:3 पक्का। तो सी एस अपॉन सी पी निकालना में 1:9 होगा। कैसे, कहाँ से निकाला आपने। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी ये कर रखा है, सी एस अपॉन सी पी है ना। ये वो तो बाद में हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। ये भी याद रख सकते हैं, कोई सी बात नहीं, इससे भी कर सकते हैं। ये ये ज़्यादा इजी पड़ेगा याद रखना। सी पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर सी एस, ठीक है। तो सी एस को ऐसे ही रखेगा, सी पी को उधर जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/n² 3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल अभी बनेंगे, आएंगे। आज हम लोगों ने किया कैपेसिटर इन सीरीज पैरेलल, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी चलते रहेंगे। कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, चाहे वो अच्छा लग रहा हो बुरा, अगर आपको अपने करियर को बनाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ने के लिए समझना ज़रूरी है, समझ में आना ज़रूरी है। और समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग टीचर होते हैं, अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने समझाने का, और हालात भी अलग अलग होते हैं, कब किस टाइम में पढ़ रहे हैं। कभी साल शुरू होता है, बच्चा सीरियस होता है, पढ़ने लगता है। कभी कभी बच्चा पूरा साल गंवा देता है, फिर एग्ज़ाम के टाइम में फिर सीरियस होता है। तो फिर सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम में पता चला 1.5-2 महीने ही बचा हुआ है, इतने सारे कोर्स हैं। तो उस वक्त क्या होता है, धनाधन टीचर तो मिलेगा नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि इतने 12th क्लास के कोर्स को पढ़ाने के लिए 1.5 महीने में कौन पढ़ाएगा। तो वीडियो ही काम आएगा, जो टीचर मेहनत करके साल भर पढ़ा के रिकॉर्ड करके रख दिए हैं आपके लिए, तो वीडियो ही काम आएगा। तो अगर चाहते हो कि ऐसे टाइम पे हम काम आए मुसीबत में, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो जी में आए वो करें, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ें, ओके, चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।